हाँ जी बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने करा था एसए 265। क्या करा था? कंट्रोल से कंट्रोल की डेफिशिएंसी मैनेजमेंट को बता दी थी। अब हुआ कि एंटाइटी बहुत बड़ी है, बहुत जगह बिजनेस फैला हुआ है, एक ऑडिटर ऑडिट को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए लागू होता है एसए 299 जॉइंट ऑडिटर। आज हम इस जॉइंट ऑडिटर को करेंगे। एसए की क्या डायरेक्शन है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डेफिनेशन क्या है और डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा, वो सारे ऑब्जेक्ट को हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के माध्यम से चलेंगे। चलो अब हम चलते हैं एसए 299 पर। एसए 299 रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स। जॉइंट ऑडिटर्स कब होंगे? हमने बात करी कि जब काम ज्यादा होता है, एक आदमी पूरा काम का नहीं कर सकता, तो एक जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट किए जाते हैं। तो उसके लिए बनाई जाती है टीम, और इसको हम करेंगे टीम अप से। याद रखेंगे, टीम अप। टी टास्क एलोकेशन, ई एवेल्युएट, ए एग्री, एम मीट, यू यूनिफॉर्म अप्रोच, पी प्रोफेशनल जजमेंट एंड स्केप्टिज्म। तो हमने पहले बात की थी कि हर एसए का एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस एसए का क्या ऑब्जेक्टिव है? इस एसए का ऑब्जेक्टिव है कि ले डाउन द क्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स व्हेन 2 or more auditors are appointed jointly to conduct an audit of an entity। जब एक बड़ी एंटाइटी है जिसका ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ बहुत सारी ब्रांचेज हैं, यहाँ काम बहुत फैलाव है, तो उसका काम को एक ऑडिटर पूरा नहीं कर पाता, तो उसके लिए जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट किए जाते हैं। जॉइंट ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी को ये ऐसे क्लियरली डिफाइन करता है, और उनके बारे में सारे जो ऑब्जर्वेशंस होंगे उनके, वो कैसे बनाएंगे, वो रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, उसके बारे में पूरा गाइड करता है एसए 299 यानी कि जॉइंट ऑडिटर। जॉइंट ऑडिटर का मतलब क्या हुआ? अभी जैसे हमने बात की कि जब फर्म बड़ी होती है, एंटाइटी जिसकी ऑडिट की जाती है, उसमें 2 या 2 से ज्यादा ऑडिटर जॉइंटली ऑडिट करते हैं और अपने रिपोर्ट बनाते हैं। वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक होता है। सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए 2 या 2 से ज्यादा ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं। क्यों जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं? ये अपने बात कर चुके हैं कि लार्ज साइज होता है, मल्टी लोकेशन ऑपरेशंस होते हैं, स्पेशल एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड होती है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे पीएसबी बैंक के लिए है, पब्लिक सेक्टर बैंक से लिए है कि वहाँ 4 से 5 ऑडिटर्स अपॉइंट किए जाएंगे। यहाँ रिक्वायरमेंट हो तो और उससे भी ज्यादा होंगे, और इससे क्या होगा? क्वालिटी इंप्रूव होगी और ऑडिट की रिलायबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए जॉइंट ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाता है। ऑडिटर्स अपने आपस में काम कैसे बांटेंगे? हाउ डू द जॉइंट ऑडिटर डिवाइड द वर्क? ये आपस में सहमति से काम बांटेंगे, एरिया सेट कर लेंगे, और उनका आपसी के जो डिस्कशन होगा उसके अनुसार काम बांटा जाएगा। यानी कि कोई हेड ऑफिस की ऑडिट करेगा, कोई ब्रांचों की ऑडिट करेगा, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ कोई आदमी सेल्स की ऑडिट करेगा, कोई रिसीप्ट्स बहुत ज्यादा है, रिसीप्ट्स की ऑडिट करेगा, कोई बैलेंस शीट, फाइनल बैलेंस शीट का देखेगा, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी को देखेगा। तो अलग अलग एरिया को बांटा जा सकता है। जैसे बैंकों में होता है कि बैंकों में कोई जोनल ऑफिस बांट लिए जाते हैं, जो उनके जोनल ऑफिस अलग अलग लोकेशन पे होते हैं, बड़ी बड़ी ब्रांचेज बांट लेते हैं, और फिर एक आदमी बैलेंस शीट का फाइनलाइजेशन देखता है, एक आदमी टैक्स ऑडिट का देखता है। तो अलग अलग ऑडिटर अलग अलग काम को बांट लेते हैं। तो ये डिवीजन होता है वर्क का। ये होता है म्यूचुअल डिस्कशन से, अंडरस्टैंडिंग से, और इसको पूरा प्रॉपरली
रिकॉर्ड किया जाता है। अब बात आती है कि ऑडिटर्स ने काम, एक से ज्यादा ऑडिटर्स ने काम दिया और फाइनेंशियल रिपोर्ट तो एक बनाई। जो ऑडिट रिपोर्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक बनाई, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? रेस्पॉन्सिबल वही आदमी होगा जिसने उसकी ऑडिट करी है। तो इसमें दो प्रकार के काम हो गए, एक तो एरिया डिवाइड कर लिया, एक अनडिवाइडेड एरिया है। जो एरिया डिवाइड कर लिया, जो एरिया उसको एलोकेट कर दिया, उसके लिए जिस ऑडिटर को जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी है। मान लो ए को एक काम दिया, उसने उसकी ऑडिट करी, उसके लिए एक जिम्मेवार है। बी को जो काम मिला उसके लिए बी जिम्मेवार है। जो काम दोनों ने मिलके किया या जो काम डिवाइड नहीं किया गया उसके लिए ये जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल होंगे। जॉइंटली फॉर द वर्क नॉट डिवाइड और severally for the work specifically allocated to them। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जॉइंट ऑडिटर के? वो अपने अपने जो एरिया है, स्पेसिफिक एरिया, उसके लिए जो ऑडिट प्रोसीजर है पूरा लगाने को, उसकी पूरा इंश्योर करेगा, उसको असाइंड एरिया की ऑडिट का रिव्यू करेगा, कंप्लायंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के साथ कंप्लायंस हो रही है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा अपने वाले एरिया के लिए। दूसरे जॉइंट ऑडिटर से भी इंफॉर्मेशन लेगा, उनसे लगातार मीटिंग करेगा, उनके से कम्युनिकेशन लेगा। अगर उसको कोई डिफिकल्टी जा रही है और उसको कुछ मिस स्टेटमेंट का आभास होता है तो दूसरे जॉइंट ऑडिटर्स को भी बताएगा। यानी कि लगातार कम्युनिकेशन इनमें बना रहेगा कि वो फाइंड है कि अगर उसकी फाइंडिंग दूसरे ऑडिटर के फर्क को इफेक्ट करती है तो उसको भी वो फाइंडिंग्स को बताएगा और रिपोर्ट जॉइंटली ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे। एक रिपोर्ट देंगे, अगर एक उनकी सहमति नहीं होती है, एग्रीमेंट नहीं होता है, डिसएग्रीमेंट है, तो उसके लिए आगे हम आएंगे, इसमें पढ़ेंगे कि उनको कैसे करना है। अभी हम आगे चलते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज जॉइंट ऑडिटर्स की क्या है। जब बैठेंगे, मिलेंगे, काम को बांटेंगे और उसके साथ ऑडिट की प्लानिंग करेंगे, ऑडिट का स्कोप तय करेंगे और स्कोप में के अनुसार वो डिवीजन करेंगे, वर्क का डिवीजन करेंगे आपस में, और कॉमन एरिया जो डिवाइड नहीं किए उसको भी डिसाइड करेंगे। ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना सबकी जिम्मेवारी है और कंप्लायंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल एंड लीगल रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस भी वो इंश्योर करेंगे। हमने बात की थी कि आपस में डिसएग्रीमेंट होता है, तो अगर किसी मामले पे वो डिसएग्रीमेंट होता है तो ये जरूरी नहीं है कि दूसरा ऑडिटर उसकी बात को माने। तो वो आदमी बाउंड नहीं है कि अगर इसमें बहुमत का नहीं चलेगा कि जो मेजॉरिटी में है वो ट्रू एंड फेयर देना चाहते हैं और जो माइनॉरिटी में है वो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहता है, वो इसको क्वालिफाई करना चाहता है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो मेजॉरिटी वालों की बात मान के ट्रू एंड फेयर व्यू पे साइन करे। वो अपनी एक सेपरेट रिपोर्ट वो अपनी जारी कर सकता है, सेपरेट रिपोर्ट इशू करेगा और इसका जो रेफरेंस है वो दूसरी ऑडिट रिपोर्ट में दिया जाएगा। दोनों रिपोर्टों में इसका क्रॉस रेफरेंस होगा और ये कहाँ लिखा जाएगा? अदर मैटर्स में। अदर मैटर्स पैराग्राफ में ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ये क्यों है, इसको प्रॉपरली रीजन किया जाएगा, इसको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाएगा और वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट अलग से देगा। मान लो 3 ऑडिटर हैं, ए और बी सहमत हैं पर सी सहमत नहीं है, तो ए और बी अपनी जॉइंट रिपोर्ट देंगे और उसके अदर मैटर पैराग्राफ में लिखेंगे कि सी ने अलग से रिपोर्ट की है जो कि अटैच है, और सी अपनी रिपोर्ट में लिखेगा कि ए और बी की रिपोर्ट अलग है जो कि इसके साथ अटैच है। What are the areas that cannot be divided? देखो अब इसमें बात आती है कि क्या क्या एरिया हैं, क्या क्या हम डिवाइड नहीं कर सकते। कॉमन एरिया जो ऑल ऑडिटर्स के होंगे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल है वो तो डिवाइड हो ही नहीं सकते।
वो तो लास्ट में बनेंगे, सब अपने अपने एरिया को चेक करेंगे। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो तो कॉमन रहेंगे। जो रिजल्ट है ऑडिट प्रोसीजर लगाए उसमें भी उनको सबको सब अपनी अपनी रिपोर्ट को करेंगे, कंपाइल करेंगे, और उन रिपोर्टों को कंपाइल करके अपने उसको देखेंगे और उस पर अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाकर उसको देखेंगे और उस रिजल्ट का एवेल्यूशन देखेंगे कि क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है, या कोई उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। इसको रिजल्ट को देखेंगे। और इसके बाद में अगर सब्सिक्वेंट इवेंट, इसके बारे में हमारा बाद में ऐसे आएगा, ऐसे 560, तब इसकी बात कर लेंगे। सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए भी सारे के सारे ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल होंगे। अगर कंप्लायंस विद लीगल डिस्क्लोजर है, उसके लिए डिस्क्लोजर जो किए जाने हैं उसके लिए जॉइंट ऑडिटर जिम्मेवार होंगे। फाइनल ऑडिट रिपोर्ट साइनिंग के लिए भी सारे ऑडिट रिपोर्ट जिम्मेवार होंगे, पर जहां डिसएग्रीमेंट है वहां अलग अलग रिपोर्ट जारी की जाएगी। What is the responsibility of the compliance with the law and accounting standards? भाई जॉइंट ऑडिटर ने जॉइंट ऑडिट की तो सारे के सारे रेस्पॉन्सिबल हैं। जो जो एरिया उन्होंने डिवाइड कर लिया उसके लिए लॉ एंड रेगुलेशन जो लागू होते हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लागू होते हैं उनके एरिया पे और उसके संबंध में कंप्लायंस होती है, उसके लिए वो इंडिविजुअल ऑडिटर जिम्मेवार होगा। और सब जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल होंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज ए होल, लॉ एंड रेगुलेशन जो एंटिटी पे लागू होते हैं उनकी कंप्लायंस के लिए, और ट्रू एंड फेयर व्यू को एक्सप्रेस करने के लिए सारे के सारे ऑडिटर लाइबल होंगे, बशर्ते कि सब्जेक्ट टू कि डिसएग्रीमेंट नहीं है उनमें। अगर एक जॉइंट ऑडिटर नेग्लिजेंट होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर एक जॉइंट की नेग्लिजेंसी है वो अपने एरिया के लिए, वो अपने अपने एरिया के लिए वो खुद जिम्मेवार होगा जो उसको अलॉट किया गया था, उसके लिए दूसरे ऑडिटर जिम्मेवार नहीं होंगे। पर जो अनडिवाइडेड एरिया है और अगर उसने नेग्लिजेंस को दूसरे ऑडिटर्स को बता दिया था तो दूसरे ऑडिटर उसके लिए जिम्मेवार होंगे। जॉइंट ऑडिटर इज नेग्लिजेंट एरिया, he alone is liable for the portion, others are not responsible unless they aware the negligence and did not act, the negligence affected the undivided area। यानी कि उसकी नेग्लिजेंस से अनडिवाइडेड एरिया की ओपिनियन भी जो है वो इफेक्ट होती है, तो उसके लिए सभी लोग जिम्मेवार होंगे। कैन एन ऑडिटर रिलाई ऑन द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर? क्या एक ऑडिटर दूसरे ऑडिटर के वर्क पे रिलाई कर सकता है? हाँ, पर वो ये देखेंगे कि क्या जिसको काम उसको लिया गया था उसके लिए वो ऑडिटर कॉम्पिटेंट है और उसके ओवरऑल रिजल्ट को वो रिव्यू करेगा। यानी कि सब ये माना जाएगा कि सारे जो सीए हैं वो सारे कॉम्पिटेंट हैं। ये की बात नहीं है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, ये तो माना नहीं जाएगा। पर अगर किसी की मदद ली जाती है, किसी आउटसाइडर की मदद ली जाती है, तो उसके लिए उसकी कॉम्पिटेंस को भी चेक किया जाएगा। किस ऑडिटर ने दूसरे की किसी की मदद ली है तो क्या वो जिसने उसको हेल्प किया है क्या वो कॉम्पिटेंट था उस रिपोर्ट के लिए? यानी कि एक सीए ने एक्सपर्ट का काम यूज किया तो उसकी कॉम्पिटेंसी को एग्जामिन करना होगा। और ओवरऑल रिजल्ट के लिए सारे उसको रिव्यू करेंगे और फिर ही उसके लिए वो रिलाई कर सकते हैं। व्हाट शुड इन डॉक्यूमेंटेशन? बात वहीं आ गई अंत में कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या किया जाएगा। वर्क का जो डिवीजन किया सबसे पहले उसकी बात आएगी, फिर जो एरिया अलग अलग आदमी ने जो कवर किया उसके बारे में कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी करेंगे, पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट को करेंगे, स्कोप को जो किया वो प्लान के साथ करेंगे, एरिया का डिवीजन को भी करेंगे, टाइमिंग भी वो अपनी उसको रिकॉर्ड करेंगे, टाइमिंग का है, डायरेक्शन अपनी अपनी टीम को दी उसके बारे में पूरा रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि वो प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग स्टेज से लेकर फाइनल स्टेज तक जो जो एक्टिविटीज की हैं उन्हीं सभी को रिकॉर्ड किया जाना है कि उनके मिलके उन्होंने प्लान बना लिया, उसके बारे में उन्होंने उसको एरिया को डिवाइड कर लिया, उसके लिए उन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम बनाया, उसको भी डिस्कशन कर लिया, और जो फाइनल कंक्लूजन है उसको भी उन्होंने डिस्कस कर लिया है, उसको भी उन्होंने डॉक्यूमेंट करना है।
जो डिस्कशन किए गए हैं वो भी सारे डॉक्यूमेंट किए जाएंगे। ऑडिटर रिपोर्ट कैसे इशू करेंगे? जॉइंट ऑडिटर एक रिपोर्ट करेंगे, सिंगल एक एफएस है, एक रिपोर्ट होगी। पर डिसएग्रीमेंट है तो अलग अलग रिपोर्ट इशू हो सकती हैं, पर इनका रेफरेंस है जो वो एक दूसरी रिपोर्ट के अंदर दिया जाएगा अदर मेटाग्राफ में। जैसे 3 जॉइंट ऑडिटर हैं, ए हेड ऑफिस देख रहा है, बी जो देख रहे हैं वेस्टर्न ब्रांच देख रहे हैं, सी ईस्टर्न ब्रांच देख रहे हैं। फ्रॉड आया बी में, बी इज रेस्पॉन्सिबल, सेवरल लायबिलिटी है, पर बी ने बता दिया था ए को और सी को कि ये फ्रॉड आया, तो तीनों रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। अगर फ्रॉड ने सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करा और उन्होंने बी, ए और सी ने इसका ध्यान नहीं दिया, उनको फाइनल स्टेटमेंट पे उसका असर नहीं डाला, तो ए बी सी तीनों रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मिस स्टेटमेंट है उनमें। तो ये मिस स्टेटमेंट उनको मालूम थी, फ्रॉड मालूम था, फिर भी उन्होंने उसको केयर नहीं किया, तो उसके लिए जॉइंटली हो जाएंगे। और अगर बी तो सेवरली उसके लिए लाइबल होगा ही होगा। तो हमने पूरे को इसको कर लिया, ऑडिटर को, इसको जॉइंट ऑडिटर्स को, और इसके लिए ये जो मेन वर्ड आई हैं इनको आपको लर्न करना है। तो ये है SA 299 रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स। अब आगे हम करेंगे SA 300